नमस्कार साथियों, दोस्तों। सामाजिक शिक्षण जहाँ चल रही थी, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 पार्ट पढ़ेंगे। तो मित्रों, अपन का आज रहेगा पृच्छा प्रतिमान। पृच्छा में देखो, पृच्छा मतलब क्या था? पूछताछ। और ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है मित्रों आदर्श। और इसका अभिप्राय क्या होता है? वैज्ञानिक तरीके से किसी भी व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए जानकारी लेना और मित्रों आत्मविश्वास विकास के लिए जिम्मेदारी निभाना, वही क्या है? पृच्छा प्रतिमान है। लेकिन इसमें पूछा जाता है, ये देखो, ये बातें ना की बराबर पूछी जाएगी, लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है कि शिक्षा में संपूर्ण प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था पृच्छा प्रतिमान का? तो रिचर्ड सचमैन के द्वारा ये दिया गया। लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग भौतिक शास्त्र में अमेरिका मतलब विद्वान स्क्वाब के द्वारा भी दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में पूछ लेना है तो आपको करना है सचमैन, लेकिन भौतिक शास्त्र में प्रयोग करने वाला सबसे कौन था? स्क्वाब। तो आपके ये मोस्ट है यहाँ पे प्रतिमान में रिचर्ड सचमैन। अब इसकी पुस्तक भी देख लो एक बार। अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनियास के प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन के द्वारा 1962 में द एलिमेंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इन गिविंग लिखी गई पुस्तक में विचार दिया गया। तो ये पुस्तक भी एक बार आप याद कर लेना, नोट कर लेना। रिचर्ड सचमैन ने सूचना प्रेषण प्रक्रिया के लिए एक विचार सिद्धांत दिया था ये। और पृच्छा प्रतिमान के कौन कौन से तत्व है ये देख लो एक बार। नंबर 1 है मित्रों केंद्र में देखो, वह बालक केंद्र में हो जो सीखने के लिए उपस्थित हो। नंबर 2 है संरचना। और पृच्छा प्रतिमान संरचना में देखो, समस्या के ज्ञान से लेकर समाधान तक जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संरचना। नंबर 3 आपका सामाजिक संगठन। कक्षीय वातावरण में बालक को सामाजिक दृष्टिकोण जैसे सहयोग, सहकारिता, मित्रता आदि से परिचय करवाना है, वही आपका क्या है? सामाजिक संगठन है। और पृच्छा प्रतिमान का क्या है? तत्व है। अब मित्रों इसमें देखो सहायक सामग्री। पृच्छा प्रतिमान के तत्व सहायक सामग्री मतलब सूचना संप्रेषण में उपयोगी सभी संसाधन, वो क्या कहलाते हैं? जैसे कंप्यूटर वगैरह जो भी आपके पास में, वो क्या है? सहायक सामग्री। अब मित्रों अगली बात अपन के पास में आनुभाविक साक्ष्य। क्या चीज़ है आनुभाविक साक्ष्य? देखो, एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव जब दूसरी परिस्थिति में व्यक्ति को सहयोग करते हैं और आनुभाविक साक्ष्य होते हैं। अब देखो शब्दकोश के अनुसार परिभाषा, वे अनुभव जो अवलोकन या प्रेक्षणीय आधार पर प्राप्त होता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई शब्दकोश के अनुसार। अब मनोविज्ञान के अनुसार देख लो एक बात परिभाषा, प्रयोगात्मक तरीके से प्राप्त वे अनुभव जिनका उपयोग सही या गलत को जानने के लिए किया जाता है और वो क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए। ये परिभाषा दी गई मनोविज्ञान के द्वारा। अब मित्रों पृच्छा प्रतिमान की उपादेयता मतलब होता है यहाँ पे गुण है। कौन कौन से गुण है? तो नंबर 1 देखो, व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, कार्यों के प्रति उत्साह, जागरूकता एवं निरंतरता का विकास होता है, सामाजिकता का विकास जो उसे सुनागरिक बनाता है। नंबर 5 देखो, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 6 देखो, ज्ञानात्मक कौशल का उद्देश्य की पूर्ति होती है। 7 नंबर पॉइंट देखो, बालक को सफलता के लिए तैयार करने में योगदान होता है। और मित्रों नंबर 8 देखो, इसमें शिक्षा में वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा करना। तो मित्रों ये था आपका पृच्छा प्रतिमान। सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये तत्व याद कर लेना, और मित्रों ये इसका प्रतिपादक याद कर लेना सचमैन, ठीक है ना। अब मित्रों अपन लेते हैं मूल्यांकन।
मूल्यांकन देखो, मूल्यांकन है मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का मतलब होता है मित्रों कीमत या गुणों के आधार पर कीमत लगाई जाती है, उसे कहते हैं मूल्य। और मूल्यांकन का सही अर्थ क्या हुआ, मूल्यों को अंकित करना। जैसे मान लो कोई वस्तु है, एक वस्तु 100% सही है, एक 200%, एक 500%, और सबसे श्रेष्ठ कौन सी है और सबसे अच्छी कौन सी है, उसको मूल्य का अंकन किया जाता है, वो है आपका मूल्यांकन। यानी एक बालक, अपन एजुकेशन में बालक के संबंध बात करनी है, यानी एक बालक के मूल्यांकन से अभिप्राय है उसके गुणों को देखना। उसके गुणों को देखना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और बालक में गुणों की प्राप्ति अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर दिया जा सकता है। अब मित्रों एक परिवार में देखो, एक बार आप परिवार में एक बालक है, एक बालिका है, और रसोई का काम, बालक की आयु 18 वर्ष है और बालिका की आयु 16 वर्ष है, फिर भी रसोई का काम ज़्यादा कौन करेगी, बालिका ही करती है। और जो ज़्यादा काम किया गया गुणों के आधार जो अपन को मूल्यांकन है, वो क्या है, मूल्यांकन। अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर जो गुणों की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं मूल्यांकन। रसोई के कार्य में गुणों का विकास सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, बालिका में हुआ है मित्रों। अब मित्रों अगर बात करें अपन, एक बालक विद्यालय का वातावरण, देखो यहाँ पे लाइन देखो एक बार, एक बालक विद्यालय वातावरण एवं सामाजिक वातावरण में रहते हुए जो अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसके माध्यम से जिन गुणों या मानवीय मूल्यों का विकास होता है, उन्हें आंकलित करना, उनकी व्याख्या करना और उनकी पहचान करना ही क्या है मित्रों, मूल्यांकन है। आप दुकान पर जाते हो, मान लो एक शर्ट है 1000 रुपये का, एक 500 का, एक 200 का, 100 का है, उनमें से चयन करना, वो आपको क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है, निर्णय। जैसे आपने 500 रुपये शर्ट का चयन किया तो वो आपका क्या है, निर्णय है। जब किसी बालक के लिए उसके गुणों, विशेषताओं या मूल्यों के आधार पर किसी नवीन कार्यों व्यवहार के लिए तय किया जाता है तो उसे निर्णय करना कहलाता है। उसे क्या करना कहलाता है, निर्णय करना कहलाता है। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है मित्रों, यहाँ पे देखो, मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय है निर्णय करना, निर्णय देना, निर्णय लेना। मित्रों वेरी वेरी मोस्ट, मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है, निर्णय करना, निर्णय देना और निर्णय लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट है मित्रों, कई बार ये शब्द आ चुका है। अब मित्रों देखते हैं मूल्यांकन में, सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक प्रक्रिया। नंबर 1 पॉइंट देखो, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक निरंतर सीखता है। नंबर 2 है मित्रों शैक्षणिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। देखो, वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा गुण के लिए की जाती है उसे कहते हैं शैक्षणिक प्रक्रिया। और नंबर 3 मित्रों शिक्षण प्रक्रिया, वह कक्षीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक में निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में शिक्षक द्वारा कार्य किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं मित्रों, इसे कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया एक बार देखो आप, शिक्षण प्रक्रिया नंबर होता है शिक्षण प्रक्रिया में, एक तो शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए, उसमें शिक्षण अधिगम होना चाहिए, उसके बाद में उसका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो शैक्षिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये प्रक्रिया कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है। अब मित्रों मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। मूल्यांकन के दौरान जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर उन्हें अभिव्यक्ति करने के लिए मापन का सहयोग लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट, मूल्यांकन के दौरान जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर उन्हें अभिव्यक्ति करने के लिए मापन का सहयोग लेते हैं। किसका सहयोग लेते हैं, मापन का सहयोग लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल्यांकन में जब गुणों का आकलन हो जाता है फिर वो अभिव्यक्ति के लिए किसका सहयोग लेते हैं, तो मापन का सहयोग लेते हैं। अब मापन देखो, मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को प्रकट करने के लिए उन्हें संख्याओं में डालना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यानी संख्याओं में डालना, उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब मित्रों देखो शिक्षण अनुभव, शिक्षण प्रक्रिया में देखो, एक तो जांच कार्य करना, मापन करना और शिक्षण का अनुभव करना।
मापन मूल्यांकन का अंग है, ये ध्यान रखना आपको, तथा मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। तो मापन क्या करता है, मूल्यांकन के समापन को क्या करता है, स्पष्ट करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल्यांकन समापन को स्पष्ट कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मापन। क्या होना चाहिए, मापन। अब मित्रों मापन और मूल्यांकन में अंतर देख लो। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, लेकिन मापन समय विशेष की प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है, लेकिन मापन एक पक्षीय होता है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, लेकिन मापन क्या है, संकुचित अवधारणा है। मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक होता है, लेकिन मापन मात्रात्मक एवं संख्यात्मक। गुणात्मक कौन होता है, मूल्यांकन, और मात्रात्मक कौन होता है, मापन। और मित्रों मूल्यांकन परिवर्तनशील है, लेकिन मापन परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है। मूल्यांकन में गुणों का आकलन किया जाता है, लेकिन मित्रों मापन में गुणों का आकलन नहीं किया जाता है, मात्राओं का आकलन किया जाता है। और साथ में मित्रों वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, लेकिन मापन में ऐसा नहीं पाया जाता है। गुणों को मात्राओं में प्रकट करना संभव नहीं होता है। अब मित्रों मूल्यांकन की विशेषताएं। किसी भी मूल्यांकन की श्रेष्ठता उसकी विशेषताओं से प्रकट होती है। और महत्वपूर्ण विशेषताओं जो निम्न है वो देख लो। मूल्यांकन की वैधता, विश्वसनीयता होती है। मूल्यांकन से वस्तुनिष्ठता प्राप्ति होती है। व्यावहारिकता, उद्देश्यमूलकता, विभेदकारिता और व्यापकता, निदानिकता, सतत प्रक्रिया और मित्रों सामाजिकता। तो मित्रों ये है मूल्यांकन की विशेषता। अब मित्रों अगला अपना टॉपिक रहेगा सतत समग्र मूल्यांकन। अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।